My name is Faryal, and I'm today's host for the very last session of the 7-day criminal law course organized by Pakistan Law Student Association. So, as our esteemed speaker has already joined us, without wasting any further time, I'll just give the outline for today's course. Today, we'll shed some light on the trial skills, sentencing, and final assessment. This will include major areas like framing charges, examination, and cross examination, how it is done, and then sentencing principles, then also exploring the modern issues and reform. So, as for our today's speaker, I would say it's one of your favorite speaker, that is Ma'am Nida Kafil. She has already joined us, so please welcome her. Ma'am Nida, over to you. Walaikum assalam. Um, I think I'm suffering with the same issue. जो मेरा डे 4 पे था, तो I have joined from my cell phone also. मेरी आवाज क्लियर है? Yes, ma'am, आपकी आवाज़ क्लियर है. चलें, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम सारे बच्चों को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने माशाल्लाह से सेशन से बहुत कुछ फ्रूटफुल चीज़ें लर्न की होंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू सम अप ऑल द क्रिमिनल नॉलेज जो कि आप लोगों ने माशाल्लाह से इस सेशन में हासिल किया। और स्टार्ट करते हैं बेटे इसको। देखिए। So, this is the topic which we are going to cover today. हम लोगों ने क्रिमिनल लॉ में बेटे देखा अभी तक कि जब भी कोई ऑफेंस होता है, ठीक है, तो या तो वो कॉग्निजेबल होता है या वो नॉन कॉग्निजेबल होता है। एंड बाय कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल जो मीन, अब हम समझ आ गए, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज कि कॉग्निजेबल में पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट एंड नॉन कॉग्निजेबल में हमें हर कदम पे जो मैजिस्ट्रेट कंसर्न होता है उसकी इंटरफेरेंस की, उसकी परमिशन की जरूरत होती है। So whenever there is some cognizable offense, we go to filing of first information report under section 154 CRPC, or in either case, cognizable or non-cognizable, we are always having an option कि हम एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं जिसको उर्दू और प्रैक्टिकल टर्म्स में इस्तगासा कहते हैं, ठीक है, सेक्शन 200 का। और इफ इट इज एन एफआईआर तो हमने पढ़ा कि एफआईआर से लेकर चालान तक में वी आर हैविंग अ लॉन्ग चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसमें तमाम एफआईआर से लेकर चालान यानी कि सेक्शन 173 की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होने तक सारी की जो ड्यूटी है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की है, जिसने हर मुमकिन तरीके से कोशिश करनी होती है फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो कि प्रोसिक्यूशन के फेवर में हो वो भी और जो एक्यूज के फेवर में हो वो भी। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद उसने अपनी सेक्शन 173 की रिपोर्ट फाइल करके सबमिट प्रिपेयर करके थ्रू प्रोसिक्यूशन अपने रेलिवेंट मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करवाना है। अब मजिस्ट्रेट हैज टू सी हियर एट दिस स्टेज के वेदर द ऑफेंस इज वन जिसका ट्रायल मजिस्ट्रेट ने करना है या सेशंस कोर्ट ने करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉग्निजेंस लेते हुए चालान की स्टेज पे मजिस्ट्रेट विल आइदर कीप इट टू हिमसेल्फ इफ द ऑफेंस इज वन व्हिच इज ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट, and if it is one which is triable by court of sessions, then he will forward this from this challan wali stage to the relevant court of sessions, or whatever court it would be. The court then would proceed towards summoning of the accused. Some accused या तो हमारे पास हिरासत में होगा, या वो बेल पर होगा, या वो कहीं बाहर होगा, तो हम उसको समन्स करके बुला लेंगे। यहाँ तक हो गया समनिंग ऑफ एक्यूज्ड। अब इधर आ जाइए कंप्लेन वाली स्टेज पे। कंप्लेन मैंने बताया कि इन आइदर केस वेदर इट वाज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और अ नॉन कॉग्निजेबल वन, द कंप्लेनेंट इज ऑलवेज हैविंग दिस ऑप्शन टू गो फॉर दिस। और कंप्लेन फाइल करते हुए हमारे पास जो भी हमारी रेलेवेंट एविडेंस होती है, आइदर ऑरल और डॉक्यूमेंट्री, वी हैव टू फाइल दिस अलोंग विद द कंप्लेन। और इसको कहते हैं कर्सरी एविडेंस या सरसरी शहादत उर्दू में, ठीक है। इस कर्सरी एविडेंस को इवेलुएट करने के बाद कोर्ट ने देखना है आइदर टू डिसमिस इफ देयर इज नथिंग मटेरियल जो कि ट्रायल के
तक कंक्लूड किया जा सके, इट वुड डिसमिस दिस कंप्लेन। अदरवाइज इफ इट सीज के देयर आर सफिशिएंट थिंग्स अवेलेबल जो कि कंप्लेन को प्रोसीड करने में हेल्प करता है, देन इट मे समन द अक्यूज्ड, और समन चाहे कंप्लेन में हो चाहे एफआईआर में हो, दोनों के बाद फर्दर फिर हम लोग चार्ज फ्रेम करने की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, दिस वाज द बैकग्राउंड जो मैंने बताया ऑफेंस होने से लेकर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तक। अब चार्ज क्या होता है? बेसिकली चार्ज मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है। चार्ज होता है, इट्स लाइक नॉट दिस वन, ये देखिएगा बेटे, ये है चार्जशीट ऑफ द कोर्ट। ये किसी एएससी की कोर्ट की थी। इसमें उन्होंने बोला कि मैं ये बना फलाना फलाना जज साहब हूँ, आई हियर बाय चार्ज यू एक्यूज्ड एज अंडर, कि आपने इस दिन को इतने बजे इस एरिया में इस पुलिस स्टेशन की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर यू द अबव नेम एक्यूज स्ट्रैंगुलेटेड योर वाइफ, sister of the complainant, with the intention to commit her qatl-e-am, due to which she died at the spot. Okay, whereby you accused have committed an offense under section 302, which is within the cognizance of this court, and I hereby direct that you be tried by this court on the above said charge. So this is the charge sheet practically framed in a real case. इस चार्ज को फ्रेम करने के बाद कोर्ट उससे पूछती है, हैव यू हर्ड एंड अंडरस्टूड द चार्ज, यानी कि पर्पस है इसके accused should be fully in knowledge ke what is the offense with which he is going to be tried with. If he says yes, then court further asks, do you plead guilty? If the accused here says no, तो उससे पूछते हैं, have you any defense to make? तो वो कहता है yes या no, जो भी उसकी option। यहाँ पे yes he can plead guilty. Yes, do you plead guilty? Yes. तो फिर कोर्ट उससे पूछती है, why show me some cause, why should I not convict you for this offense? फिर अगर उसको कोई डिफेंस लेना हो, सेल्फ डिफेंस या किसी भी किस्म की कोई एक्सेप्शन उसने क्लेम करनी हो, तो यहाँ पर ही कैन स्टेट दैट। तो प्रैक्टिकल के बाद हम आ जाते हैं अपने चार्ज के कॉन्सेप्ट पे, जिससे हमारा ट्रायल स्टार्ट होना है। तो जैसे हमने देखा कि ऑफेंस का नाम बड़ा क्लियरली बताना है हमने, अगर जो डेफिनेशन है, सेक्शन है, लॉ है रेलेवेंट, वो तमाम चीजें हमने एक्यूज की नॉलेज में लानी है कि दिस इज द ऑफेंस बेसिकली। And when there is an accused is charged with certain offense, इसका मतलब है कि तमाम लीगल कंडीशंस के उसकी इंटेंशन थी, जैसे अगर मर्डर का है तो उसकी इंटेंशन थी, और उसने उस इंटेंशन की परसुएंस में कोई ऐसा काम किया जो कि रिजल्टेड इनटू द डेथ ऑफ दैट विक्टिम। ठीक है, तो जो भी लीगल वर्ड्स यूज होंगे उनका मतलब वही होगा कि तमाम लीगल कंडीशंस जो लॉ ने डिफाइन की हैं वो फुलफिल हो रही हैं। चार्ज फ्रेम होता है बच्चों इंग्लिश जुबान में, या जो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है विच इज उर्दू, लेकिन यहाँ पे यूजुअली सेशंस में तो अमूमन ये इंग्लिश में चार्ज फ्रेम होता है। Then if the accused has already been convicted for some previous offense, तो वो लिखना भी जरूरी है चार्ज में। इसकी वजह ये क्योंकि कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि थेफ्ट, अगर आप बार बार करते हो तो फिर आपको उसकी सजा जो है वो हर सब्सिक्वेंट कमीशन ऑफ ऑफेंस पे आपकी सजा बढ़ती जाती है। फिर आपने किस टाइम, जिस तरह हमने अभी चार्ज में देखा, किस टाइम किस जगह पे किस विक्टिम या किस चीज के साथ आपने ऑफेंस किया, और अगर तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का केस है, देन यू जस्ट हैव टू स्टेट कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आपने इतनी अमाउंट के रिस्पेक्ट में ये मिसअप्रोप्रिएशन या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। पर्पस इस तमाम काम का ये होता है कि अक्यूज्ड को पता हो कि उसका ट्रायल किस चीज का होने वाला है। अब आप सिर्फ एक चीज प्रिज्यूम कीजिएगा कि मर्डर वाज सिंपल, थेफ्ट इज सिंपल, लेकिन अगर किसी बंदे ने चीटिंग की है या उसने किसी केस में कोई फॉल्स एविडेंस दी है, तो उस सूरत हाल में हमें वो मैनर बताना पड़ेगा। ये जो मैनर मैंने यहाँ पे लिखा, ये इन दोनों सूरत हाल में उसको बताना पड़ेगा कोर्ट को, ताकि उसको पता हो कि जी आपने किस तरीके से अगले बंदे को चीट किया। ठीक है, तो ये जिस तरह से कुछ बड़े क्लियर ऑफेंसेस हैं, थेफ्ट, आपने इतने बजे इस दिन इस घर में घुस के फलानी चीज चोरी की या आपने इस बंदे का मर्डर किया, इट्स सिंपल। बट इफ यू आर गोइंग फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस और फॉर चीटिंग, तो यहाँ पे ये ऑफेंसेस रिक्वायर करते हैं कि इसमें मैनर ऑफ कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस हैज टू बी स्टेटेड इन दी चार्ज, ताकि एक्यूज को पता हो कि उसने क्या डिफेंस किस तरीके से लेना है। अच्छा, बात ऐसा हो सकता है कि चार्ज फ्रेम करते हुए और ट्रायल करते हुए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो सूरत हाल में क्या होता है, लॉ हमें प्रोवाइड करता है कि एरर इन स्टेटिंग चार्ज का इफेक्ट ये होगा कि इट इज नॉट मटीरियल। ठीक है, अगर तो कोई एरर आप आ गया चार्ज लिखने में या चार्ज समझाने में,
तो ये उस वक्त तक मटेरियल कंसिडर नहीं होता अनलेस कि कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाए या एक्यूज उससे बहुत ज्यादा मिसलीड हो जाए, ठीक है। और ये डेफिनेटली एरर की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस किस मौके पर हमें पता चलेगा, ट्रायल में तो नहीं, जब हमारा केस जाएगा अपीलेट कोर्ट में या किसी भी कोर्ट ऑफ रिवीजन में, देन कोर्ट हैज टू सी कि क्या ये इस किस्म की गलती थी जिसकी वजह से इसका डीन ओवर ट्रायल का ऑर्डर करना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे एक बंदा है ए, उसको चार्ज किया कि उसने हैदर बख्श का मर्डर किया है 20 जनवरी को। अब हैदर बख्श के मर्डर करने के बाद जब उसको पकड़ने गए, खुदा बख्श साहब गए 21 जनवरी को, तो उस बंदे ने ए ने उसका भी मर्डर कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे नाम सेम है और सिर्फ 20 जनवरी 21 जनवरी का फर्क है एक दिन का, तो हुआ क्या कि जब उसको चार्ज किया गया हैदर बख्श के पहले वाले बंदे के मर्डर से, तो ट्रायल को करना शुरू कर दिया उन्होंने खुदा। हेयर बेसिकली दो अलग अलग अकरेंसेज हुई हैं, एक 20 जनवरी को और एक 21 जनवरी को, ठीक है। दो अलग अलग बंदे मर्डर हुए। इन दोनों के ट्रायल, इन दोनों के चार्जेस अलग अलग फ्रेम होने हैं, ट्रायल अलग अलग होने हैं। लेकिन हुआ ये कि चूंकि एवरीथिंग वाज सो इंटरकनेक्टेड कि जब हैदर बख्श का चार्ज फ्रेम किया तो कोर्ट ने गलती से उसमें जो मर्डर था खुदा बख्श का, उसका ट्रायल स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज प्रिज्यूम की जा सकती है कि जो ए है ही वाज बेसिकली मिसलेड बाय दिस खुदा बख्श एंड हैदर बख्श वाला मैटर। सो इस तरह के केसेस में एरर जो है वो एक्यूज की फेवर में जा सकता है। अदरवाइज कोर्ट हैज जस्ट टू सी एंड इवैल्यूएट कि वेदर किसी भी एरर इन स्टेटिंग चार्ज में कोई ऐसा फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है जिसकी वजह से डी नोवो ट्रायल ऑर्डर किया जाए कि नहीं। अब चार्ज फ्रेम करने के बाद ऐसा नहीं कि वो हतमी है या आखिरी या फाइनल है। डेफिनेटली अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें कोई चीज ऑल्टर करनी जरूरी है या कोई हमने गलत ऑफेंस लगा दिया, इसमें ये वाला ऑफेंस ऐड होना चाहिए, तो किसी भी टाइम बिफोर फाइनल जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड charge may be added or amended, ठीक है। लेकिन whenever the charge is added or amended it has to be read over to the accused person, explained to him, और अब कोर्ट की ऑप्शन है कि चाहे तो वो पिछले वाले ही ट्रायल से प्रोसीड कर ले या वो स्टार्ट कर दे ट्रायल डी नोवो। और डी नोवो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक हो गया। अब अगर तो वो पिछले वाले से ही प्रोसीड करते गए ट्रायल, तो एक्यूज के पास और हर पार्टी के पास ये राइट है कि अगर तो कोई विटनेसेस ऑलरेडी एग्जामिन किए जा चुके हैं तो उनको विद रिस्पेक्ट टू द ऑल्ट्रेशन और एडिशन दोबारा से रिकॉल या रीसमन करके उनसे सवाल पूछे जा सके। अच्छा जी, अब जनरल प्रिंसिपल ये है कि व्हेनेवर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो हर डिस्ट्रिक्ट ऑफेंस के लिए डिस्टिंक्ट चार्ज होगा फ्रेम और डिस्टिंक्ट ट्रायल होगा, ठीक है। लेकिन इसकी तीन है इसकी एक्सेप्शंस। वो ये है कि अगर एक बंदा एक ही साल में एक ही तरह के 3 ऑफेंसेस कर ले, मैक्सिमम और भी कर सकता है, मतलब फर्स्ट करो एक बंदे ने एक साल में 5 ऑफेंसेस कर लिए चोरी के, ठीक है। जैसे एक क्लर्क है या एक पियन है, वो एक ऑफिस में काम करता है, उसने एक साल में 5-6 चोरियां कर ली, तो अब 5-6 ट्रायल्स की बजाय ये हो सकता है कि वो वाले भाई साहब का जो है हम 3 ऑफेंसेस, मैक्सिमम इज अ लिमिट, एक साल में जो उन्होंने चोरी की होगी 3 ऑफेंसेस हम इसको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके उनका ट्रायल 3-3 करके अलग अलग कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी एक्सेप्शन क्या है कि अगर एक ऐसा ऑफेंस हुआ जिसमें सीरीज ऑफ फैक्ट्स थे, जैसे ए ने बी का मर्डर किया लेकिन मर्डर करने से पहले उसने क्या किया, उसने सी की गाड़ी छीनी, ठीक है, डी से उसने कोई पिस्टल छीनी और एक दूसरे मकाम पे जाके उसने बी का मर्डर कर दिया। अब ये सी से छीनने वाला काम, डी से पिस्टल छीनने वाला काम, ये तमाम चूंकि एक ही इस ट्रांजेक्शन में हो रहा है, सीरीज ऑफ एक्ट्स, तो इन सब को भी हम एक ही ज्वाइंट ट्रायल इनका कर सकते हैं, इनमें ज्वाइंटर ऑफ चार्ज हो जाएगा। फिर क्या चीज है कि अगर तो कुछ बंदे इकट्ठे मिल के कोई ऑफेंस करते हैं, या तो वो एक ही ट्रांजैक्शन में कर रहे हैं या उन्होंने किसी ऑफेंस की अबेटमेंट की या अटेम्प्ट किया, तो जिस तरह से वो सेक्शन 34 और 149 लगाते हैं पीपीसी का, कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन पर्पस वाला, तो ये वाले पर्संस उस वाली हमारी क्लॉज ऑफ लॉ के तहत इकट्ठे इनका ज्वाइंट ट्रायल किया जा सकता है। आगे चलते हैं कि अब हमारा चार्ज तो जनाब हो गया फ्रेम। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब चार्ज के बाद क्या फर्दर स्टेप होगा। चार्ज फ्रेम करने के बाद, एक्यूज को समझा देने के बाद, हमने उसको सप्लाई करनी होती है जो भी कॉपीज हैं कंप्लेन की या सेक्शन 173 की रिपोर्ट की, 161 की स्टेटमेंट्स हैं, 164 में अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है मैजिस्ट्रेट के सामने, वो जो भी मटेरियल प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में आना है, वो तमाम कॉपीज जो है हमने एक्यूज को कम अज कम ट्रायल शुरू होने से 7 दिन पहले उसको एक्यूज को देनी है। पर्पस क्या, ताकि वो अपना डिफेंस अच्छे से प्रिपेयर कर सके। बेसिकली we have that principle in our mind कि accused is presumed to be
innocent unless proved otherwise. तो उसके तहत उसके पास right of fair trial है. He has a right to be defended by a competent lawyer. तो उस सब फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए हमारी सीआरपीसी ने उसको सफिशिएंट टाइम दिया है, कम से कम 7 दिन पहले उसे कॉपीज प्रोवाइड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें. फिर उसके बाद क्या है, चार्ज फ्रेम हो गया, कॉपीज प्रोवाइड हो गई, उससे पूछ लिया कि हाँ जी आप जो हैं गिल्टी प्लीड करते हैं. उसने कहा हाँ, तो आपने उसे पूछा कि मैं कन्विक्शन क्यों ना कर दूं, और अगर उसने कहा नहीं मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता, तो फिर हमारा ट्रायल फर्दर प्रोसीड करेगा और हम कंप्लेनेंट को सुनेंगे, उसकी एविडेंस लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. उसके बाद हम एक्यूज्ड को सुनेंगे, एक्यूज्ड की एविडेंस लिखेंगे और उसका जो जजमेंट पास होगी एक्विटल या कन्विक्शन की. अभी इस वाले स्टेप को हम फर्दर इलेबोरेट करते हैं. अभी एविडेंस रिकॉर्ड कैसे होंगे? पहली बात कि एविडेंस रिकॉर्ड होती है प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड में. एक्यूज्ड की एब्सेंस में, हाँ, ट्रायल इन एब्सेंशिया का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रही. अभी हम समझ रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल जनरल और नॉर्मल चल रहा है. तो प्रेजेंस ऑफ एक्यूज जरूरी है. अगर वो उसकी हाजिरी माफी हुई हुई किसी वजह से किसी पर्टिकुलर डे पे, तो उसके काउंसिल के सामने proceedings होंगी. Then whatever is being said by the witness that has to be recorded by the judge, उसका मेमोरेंडम सवाल जवाब की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, बल्कि जो जवाब विटनेस ने दिया होता है, जैसे अगर विटनेस ने कहा कि हाँ जी आप जो है रात को 9 बजे 21 तारीख को किधर थे, तो उसने बोला जी कि मैं मॉडल टाउन पार्क में था, तो इस सवाल और इस जवाब को इस तरह लिखा जाएगा कि मैं 21 जनवरी रात को 9 बजे मॉडल टाउन पार्क में था. सवाल और जवाब अलग अलग नहीं, बल्कि उसका जो नैरेटिव था उसको एज इट इज लिखा जाएगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर. देन अगर जज किसी वजह से खुद ना लिख पाए ये इसकी एविडेंस, देन ही हैज टू डिक्टेट इट, और जो स्टेनो या जो कोई और बंदा इसके बिहाफ पे लिख रहा है वो उसको लिखेगा और इसके सुपरविजन की, जज के सुपरविजन में, एंड देन इट हैज टू बी साइन एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड. अच्छा, समटाइम्स कुछ ऐसा हो जाता है कि सवाल का जवाब इतना एम्बिग्वियस होता है कि लिखने वाले को समझ नहीं आती, कि जैसे उन्होंने सवाल में पूछा कि जैसे उन्होंने पूछा कि आप रात को 9 बजे किधर थे, उन्होंने कहा आपको क्या मसला है, मैं जिधर मर्जी हूँ. हो सकता है समटाइम्स. तो अब इसमें वो क्या इसको आंसर करेगा, तो उसमें वो सवाल भी लिखेगा और जवाब भी लिखेगा, ये पूछा गया और ये जवाब दिया गया. इसका रीजन ये है कि जो विटनेस का ये डिमीनर होता है ना, डिमीनर विटनेस का, ये बहुत मैटर करता है. ये बताता है कि विटनेस कितना हमारा जेन्युइन है और कितना हम इसको पढ़ा लिखा कर लेकर आए हैं, कितने हमने इसको पैसे लगाए हैं. तो जो विटनेस की बिहेवियर है कोर्ट के सामने खड़े, वो कैसे बिहेव करता है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू गो ऑन पाकिस्तान लॉ साइट और सिर्फ आप इसको ऐसी वाली ब्रैकेट्स लगा के ना, ये वाली जो हमारी होती है, लिख के ऐसे आपने क्लोज करना और आपने सर्च करना, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ केस लॉज, जिसमें यू विल गेट टू नो कि इसमें कितना मटेरियल है जो कोर्ट्स हमारी ऑब्जर्व करती हैं, और विटनेसेस आर द वेरी सेंसिटिव पार्ट. अच्छा, अब क्रॉस एग्जामिनेशन पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू स्टेट, आपको मैं हल्की सी चीज रिवाइज करा दूं. डेफिनेटली आप लोग माशाल्लाह समझदार सारे कॉम्पिटेंट बच्चे बैठे हुए हैं, पता होगा आप लोगों को, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एश्योरेंस, जिस विटनेस को जैसे प्रोसिक्यूशन बुला रही है ना, जैसे फर्ज करें उसने प्रोसिक्यूशन ने बुलाया मिस्टर ए को, द कंप्लेनेंट. अब जो प्रोसिक्यूशन का वकील उससे सवाल पूछेगा, दिस इज कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ. एग्जामिनेशन इन चीफ में सिर्फ वही बोला जाएगा जो कि उनका फर्स्ट स्टांस है. ठीक है, उसने जैसे अगर एफआईआर कराई है तो एफआईआर में उसने जो बातें बोली हैं, तो अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में आके दैट विटनेस इज रिक्वायर्ड बाय लॉ कि वो तमाम बातें कोर्ट के सामने ऑन ओथ रिपीट करे. हाँ, अगर वो कोई चीज उसमें कोई चीज उसमें स्किप कर जाता है जो उसने एफआईआर में लिखवाई हो और कोर्ट के सामने नहीं बोली, तो वो चीज एविडेंस में नहीं पढ़ी जाएगी, बिकॉज इट हैज नॉट बीन गिवन इन एविडेंस ऑन ओथ. और अगर उसने कोई ऐसी बात ऐड कर दी है जो कि एफआईआर में नहीं थी और उसने अपनी चीफ में ऐड कर दी है, तो फिर यहाँ पे वो जो एडिशंस हैं वो नहीं पढ़े जाएंगे अनटिल एंड अनलेस कोई बेवकूफ वकील, आई मस्ट से, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में पुट कर दे कि आपने तो ये बात बोली है, अच्छा इससे मुझे ये इस पे फर्दर एक्सप्लेनेशन मांग ले. ठीक है, तो फिर हम उसको रिकॉर्ड का पार्ट बना देते हैं. अदरवाइज अ गुड लॉ ओनली डज व्हाट, वो पूछता है कि अच्छा ये जो आपने ये वाली बात कही है ना कि इसमें मैं उस वक्त ये कर रहा था, ये आपने एफआईआर में लिखवाई थी, वो कहेगा हाँ तो भी फंसेगा, वो कहेगा नहीं तो भी फंसेगा. बिकॉज अगर उसने कहा हाँ, तो इट मीन्स रिकॉर्ड एफआईआर तो हमारे पास है ना, अब वो झूठ बोल रहा है.
तो उसका जो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होना है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। और अगर वो कहता है नहीं लिखवाई थी, तो यहाँ पर उसकी फिर जो है उसकी इंटेंशन कि वो करप्ट इंटेंशन के साथ कुछ चीजें ऐड कर रहा है जो कि अपने केस को स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन करने के लिए एक उसकी कोशिश है। ठीक है, अब एग्जामिनेशन इन चीफ होने के बाद फर्दर स्टेप क्या होता है कि तो दूसरी पार्टी, अब यानी हमारा क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, तो हमारा जो एक्यूज्ड होगा, डिफेंस काउंसिल जो होगा वो इसके प्रोसिक्यूशन के विटनेस के ऊपर विरा करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। अब इसमें वो क्या सवाल पूछ सकता है, वो कोई भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, पर्पस क्या है कोई भी सवाल पूछने का कि उसने टेस्ट करना है उसकी विरासिटी, जो हमारा गवाह है वो कितना सच बोल रहा है, कितना सच्चा गवाह है, ये टेस्ट करने के लिए जिरा इज अ वंडरफुल वंडरफुल टूल, बिकॉज ये इंसान को शेक कर देता है। इफ यू आर नॉट ट्रूथफुल, तो डेफिनेटली देयर वुड बी सम पॉइंट कि जहां पर आपको कोई आंसर नहीं पता होगा या आप कुछ गलत बोलोगे। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कि आप इतना वाइड इसका स्कोप है इज टू टेस्ट द वेरासिटी, या फिर ये जानना कि गवाह एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या है, इसकी पोजीशन इन लाइफ क्या है, इसके मीन्स क्या है सब्सटेंस के, इसकी जो लग्जरी है अगर तो वो उसके क्या मीन्स हैं, जस्ट टू शो कि विटनेस का कैरेक्टर क्या है, या फिर हमने उसका क्रेडिट शेक करना है उसके कैरेक्टर के ऊपर हमला करके। अब ये थोड़ा सा लगता है सुनने में इमोरल, लेकिन यकीन मानिए बेटे प्रैक्टिकल लाइफ में दीज थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज गवाहों के ऊपर, एविडेंस के ऊपर इस केस फैसला होना होता है। और गवाह की अगर हमारी सच्चाई सामने ना आए तो फिर तो कुछ भी झूठी गवाही बना के हम कोई भी किसी को भी फंसा लेना, तो दैट इज द केस। अच्छा जी, अब कोर्ट ने डिसाइड करना होता है ये कि अगर किसी गवाह से कोई इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है जिसको लॉ परमिट नहीं करता, यानी कि कोई बहुत ही रेलेवेंट सवाल है जो कि इन चीजों से भी हटकर है, कोर्ट को अपेरेंटली लग रहा है कि जिस तरह से हमने पढ़ा कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, किसी वाइफ से पूछा जा रहा है कि अच्छा, तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें इस बारे में क्या बताया, सो इट्स अ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, तो कोर्ट विल डेफिनेटली restrain the witness from answering that question, or court would sustain that objection if raised by the prosecution or the accused. फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए हमने सवाल किस तरीके से पूछने होते हैं। लीडिंग क्वेश्चन जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट नॉट, अगर आप उसे सिंपल सवाल पूछेंगे ना लाइक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि आप अपना सब्जेक्टिव आंसर दें हमें, तो फिर तो वो बहुत लंबी कहानी है। हाँ, ये जो हाँ ना वाले जवाब होते हैं, जैसे क्या ये दुरुस्त है कि आप रात को 9 बजे इस पार्क में थे, अब उसने कहना है हाँ या ना। ठीक है, अब जो हम हमारी टोन होती है ना वकील की जो जिरा कर रहा होता है गवाह के ऊपर, उसकी टोन, उसकी थोड़ी सी भारी आवाज, उसकी स्पीड सवाल पूछने की, ये चीजें जब मिला के देखी जाती हैं तो गवाह बेचारा अगर तो सच्चा नहीं है तो यकीन माने कि वो पजल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स मैंने लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है गवाह को झूठा साबित करने के लिए। जैसे अगर गवाह ने पहले कोई बात नहीं कही थी, जैसे 161 की स्टेटमेंट्स हैं, उसने उसमें कोई बात नहीं कही जो कि अब वो कह रहा है अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में, तो हमने सिंपल ये पूछना है, जैसे मैंने आपको बताया एफआईआर वाली बात का, हमने उसे कन्फ्रंट करवाना है कि क्या ये दुरुस्त है कि आपने 161 में ये कहा था और अब आप ये कह रहे हैं। वो हाँ कहे तो भी फंसेगा, ना कहे तो भी फंसेगा अगेन। तो कन्फ्रंटेशन इसको कहते हैं, और हमने बेसिकली इसकी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स कोर्ट के सामने रिकॉर्ड का पार्ट बनानी होती है, ताकि पता चल सके कि गवाह जो है ये बहुत कोई सच्चा नहीं, बल्कि ये अपनी स्टेटमेंट से ऊपर नीचे करता रहता है। देन इनडिसेंट, स्कैंडलस या कोई भी इस तरह के सवाल जो अनोइंग हो, जो इंसल्टिव इंसल्टिंग हो या ऑफेंसिव इन फॉर्म हो, कोर्ट ने देखना है कि ये मना करने हैं कि पूछने हैं। हाँ, ये जो इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन उस वक्त हम अलाउ कर सकते हैं जब तक के जिस तरीके से कोई रेप केस है, ठीक है, या कोई इस तरह का 377 का अननेचुरल ऑफेंस का केस है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि थोड़े इनडिसेंट या स्कैंडलस टाइप हो, तो उस सूरत में कोर्ट वुड अलाउ देम, अदरवाइज these sort of questions are not allowed and court has to put a very strong and harsh check कि गवाह की जो एक वकार है वो भी कायम रहे, लेकिन डेफिनेटली हमारा जो ट्रायल है वो कॉम्प्रोमाइज किसी सूरत में भी ना हो। देन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्टाइल विटनेस। अगर फर्स्ट कीजिए कि प्रोसिक्यूशन विटनेस का कोई गवाह था जो उनकी अपनी साइड का उसको बयान देना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से या उसको पैसे मिल गए या उसका जमीर जाग गया और उसने सच बोलना शुरू कर दिया, और प्रोसिक्यूशन को लगता है, इवन डिफेंस साइड में भी ये काम चल सकता है कि ये जो मेरा गवाह है ये मुझसे मेरे खिलाफ हो गया, हॉस्टाइल हो गया, तो फिर यहाँ पर प्रोसीजर क्या है। अब
हमारे जो यंग लॉयर्स हैं या उनके पास थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे गलती ये करते हैं बच्चों कि वो ये वाला जो मैं बताने लगी हूँ, ये वाला काम नहीं करते। वो जब उन्होंने देखा ना कि गवाह ने कोई हमारी इनफेवरेबल आंसर कर दिया, तो उनको फौरन से पहले चाहिए कि वो कोर्ट से परमिशन लेके, जनाब दिस विटनेस हैज बिकम हॉस्टाइल, डिक्लेयर हिम एन हॉस्टाइल विटनेस एंड अलाउ मी टू कंडक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन ओवर हिम। ठीक है, इससे फिर हमारे जो खिलाफ एक गवाही आ गई, हम उसको कोशिश करके जिराफ के टूल से जो है उसको अपनी फेवर में, या कम से कम सच जो है हम वो रिकॉर्ड के ऊपर ला सकते हैं। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रेशिंग द मेमोरी। ये उस सूरत में होता है जब कोई, जिस तरह से कोई आयु ही है, अगर वो कुछ डेट्स भूल रहा है, तो आपने बहुत ध्यान से आपकी फाइल जो है ना, जो आपने जब इंशाल्लाह अगर आप लोग ट्रायल कर रहे होंगे, तो आपकी फाइल के तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये आप लोगों ने बहुत हमेशा याद रखना है वाइल कंडक्टिंग एनी ट्रायल। ताकि इसकी रीजन ये है कि अगर कोई बंदा को गलत जवाब दे, तो आप उसको बताएं कि जी आप गलत कह रहे हैं, व्हाई डोंट यू गो एंड रिफ्रेश योर मेमोरी फ्रॉम योर रिकॉर्ड। तो जब वो अपने रिकॉर्ड से अपनी मेमोरी फ्रेश करते हैं, अब आयु की या पुलिस वालों की जो मेमोरी कहाँ से फ्रेश होगी, वो होगी उनकी जिमनियों से, जो उनकी पुलिस डायरीज होती हैं, सेक्शन 172 सीआरपीसी में पढ़ा था हमने। अब वो वैसे तो रिकॉर्ड का पार्ट नहीं होती हैं, बट व्हेन सम विटनेस इज फोर्स्ड या ही फील्स कि ही शुड रिफ्रेश हिज मेमोरी, तो फिर जब वो रिफ्रेश करेगा जिस सोर्स से, तो वो सोर्स को हमें एग्जिबिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द टूल। ये तमाम मैं आपको बहुत अंदर की बातें बता रही हूँ, जो कि पता नहीं लोग बताते हैं कि नहीं बताते, आई डोंट नो। तो इंशाल्लाह आप लोग खुद भी सीख लेंगे। अच्छा, ये तमाम टूल्स इस्तेमाल करने के बाद जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया तमाम गवाहों पे, प्रोसिक्यूशन ने जो भी अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन शेप ऑफ, चाहे वो डीएनए रिपोर्ट हो, चाहे वो फायर आर्म्स की जो टूल की रिपोर्ट होती है वो हो जाए, या कोई छुरी वगैरह, गोलियां निकली कि नहीं निकली, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, या फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट है, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल होगा, इंक्लूडिंग एफआईआर, इवन के एफआईआर तक को हमें एग्जिबिट करवाना पड़ता है। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स और ऑरल एविडेंस देने के बाद प्रोसिक्यूशन वुड क्लोज इट्स एविडेंस, उसके बाद केस आ जाएगा डिफेंस की एविडेंस के ऊपर। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, सेक्शन 342 एंड सेक्शन 342, बट इट इज सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 बेसिकली। अब 340 सब सेक्शन 2 पहले आता है। ठीक है, इसमें होता ये है कि एनी पर्सन who is accused of an offense before a criminal court or against whom proceedings are instituted under this code in any such court shall, if he does not plead guilty, give evidence on oath in disproof of the charges or allegations made against him or any person charged or tried together with him at the same trial. अब इसको मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे के खिलाफ कोई ट्रायल चल रहा है किसी क्रिमिनल ऑफेंस का, और उसने कहा कि जी आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, तो टेक्स्ट की जो हमारा सेक्शन है उसकी जो प्लेन लैंग्वेज है उसके मुताबिक ही शैल गिव एविडेंस ऑन ओथ। ठीक है, लेकिन चूंकि जब ये बन तो गया लॉ, लेकिन फिर हमारी कोर्ट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको इंटरप्रेट किया और उनको लगा कि अगर हम हर अक्यूज को बोलेंगे कि आप ओथ पे आके एविडेंस दो कि आपने ये जुर्म नहीं किया, तो फिर थोड़ा सा जो हमारा फेयर ट्रायल है वो खराब होता है। बिकॉज कोई बंदे को भी हम ऐसे एविडेंस देने को नहीं कह सकते, बाउंड नहीं कर सकते जिसकी वजह से वो इंक्रिमिनेट हो। प्लस ये जो है ना, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑनेस्ट टू प्रूफ वाला, उसके अगेंस्ट हो जाता है, और प्लस ये अगेंस्ट जाता है इस चीज के कि एवरी accused is presumed to be innocent until proved otherwise. So it is basically the duty of the prosecution to prove that accused has committed certain offense without a reasonable doubt. अब वो आयोटा ऑफ डाउट से निकल के हम लोग रीजनेबल डाउट्स पर आ गए हैं। तो जो अब ये शेल है, हम लोगों ने लॉ में अमेंडमेंट नहीं की बस, बट इस शेल को हम लोग में कन्वर्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हुए हम इस शेल को मे की डेफिनेशन देते हैं, यानी कि अगर डिफेंस एक्यूज चाहे तो वो अपनी फेवर में कोई भी एविडेंस दे सकता है। और ओथ का मतलब है कि व्हेनेवर सम पर्सन गिव्स एविडेंस ऑन ओथ, तो ही उसकी एविडेंस जो है, उसकी स्टेटमेंट जब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि अगली पार्टी उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन ना करे। एंड क्रॉस एग्जामिनेशन अगेन इज अ वेरी डेंजरस टूल। तो एक्यूज को ये शेल्टर देने के लिए हमने इस शेल को में पढ़ा, और हमने डिफेंस से पूछ लेना कि क्या आप अपनी फेवर में 340 दो के तहत कोई एविडेंस देना चाहते हैं, तो वो अमूमन यहाँ पे ना ही कहता है। ठीक है,
अब उसके बाद जब ये हो गया ना, और अगर फर्ज कर लें कि उसने कहा हाँ जी मैं देना चाहता हूँ, तो फिर उसकी एविडेंस होगी। सिमिलरली अक्यूज्ड आएगा, ओथ पे अपनी स्टेटमेंट देगा, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, वट एवर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही वांट्स टू गिव ही विल प्रोड्यूस दैट। और उसके बाद क्लोज ऑफ द गेम सेक्शन 342 की स्टेटमेंट। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है 342 की स्टेटमेंट। वो ये कहती है कि जो भी एविडेंस ट्रायल करते हुए कोर्ट में आया एक्यूज के अगेंस्ट, वो एक्यूज को बताया जाएगा कि इट इज इन द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन दैट यू हैव कमिटेड फलाना फलाना ऑफेंस एट दिस प्लेस एट दिस टाइम विद दैट। इट इज इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस के जो आपने बंदा मारा तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, और उस पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ है, लेट सपोज वो गला घोंट कर मारने आया, ठीक है। तो जो जो ऑरल एविडेंस और जो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आया, उसमें से हर एक पीस ऑफ एविडेंस, ईच एंड एवरी पीस ऑफ एविडेंस हैज टू बी पुट बिफोर द एक्यूज। उसको बताना है कि आपके खिलाफ ये एविडेंस आया है, आपके खिलाफ आयो ने ये नक्शा बनाया कि आप यहाँ खड़े थे और जो मकतूल है डिसीज वो वहां खड़ा था, और आपने इस तरह उसे गोली मारी तो उसके सर पे लगी और वो मर गया, ठीक है। या ये जो आपकी गोलियां लगी थी ये इसी गन से निकली थी और वो गन आपकी बिल्कुल ठीक हालत में थी। तो जो भी एविडेंस ऑरल और डॉक्यूमेंट्री होगी वो, और इस पे बताऊं मजेदार बात, सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर कपल्ड विद लिटिल मोर ग्राउंड्स के 342 में कोई एविडेंस, कोई मटेरियल एविडेंस एक्यूज को पुट नहीं किया। मतलब कि इट कैन बी अ टाइपोग्राफिकल और स्टेनोग्राफिकल मिस्टेक, बट हम प्रिज्यूम कर रहे होते हैं कि जो ऑफिशियल एक्ट्स हैं उनके साथ एक चूंकि प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच्ड है कि वो अगर नहीं लिखा उन्होंने तो वो उन्होंने नहीं पूछा। बेसिकली पूछता तो एक्चुअल में शायद यहाँ पर भी नहीं है, इट्स अ फॉर्मेलिटी, लेकिन क्योंकि लॉ इज रिक्वायरिंग दिस थिंग टू बी डन इन दिस वे, देन इट मस्ट बी डन दैट वे, बिकॉज़ पर्पस ये है कि एक्यूज्ड मस्ट बी नोइंग व्हाट इज द एविडेंस अगेंस्ट हिम। और सबसे मजेदार बात इसके एंड पे ना एक सवाल बड़ा सब्सटेंशियल होता है कि व्हाई जैसे केस इज अगेंस्ट यू। मतलब ठीक है, दुनिया में इतनी आबादी है, किसी को भी वो मुलजिम झूठा अगर उन्होंने कहना, किसी को भी मुलजिम कह सकते थे, व्हाई ही नॉमिनेटेड यू इन दिस केस। तो फिर वहां पर एक्यूज एक मासूम सी स्टेटमेंट देता है, जी हमारा फैमिली का झगड़ा था या हमारी कोई लिटिगेशन चल रही थी, इसकी वजह से इन्होंने प्रीवियस एनिमिटी को अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वट एवर रीजन ही मे असाइन, वो बता सकता है कि जी दिस इज द रीजन व्हाई ही हैज नॉमिनेटेड मी, ठीक है। तो 342 के स्टेटमेंट में हमने तमाम केस उसको पुट करके फ्रेंड्स को बता दिया, और उसके बाद दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद हम पास कर देते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस का ये सीन है कि हाई कोर्ट जो है, चूंकि हाई कोर्ट भी क्रिमिनल कोर्ट है, अगर कोई ट्रायल उसके पास हो तो इट कैन पास एनी सेंटेंस एज पर द लॉ। लेकिन सेशन जजेस जो हैं दे कैन पास एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग डेथ। लेकिन व्हेन दे गो फॉर डेथ सेंटेंस तो फिर हमेशा डेथ का जो है मर्डर रेफरेंस जाता है हाई कोर्ट में, डीबी सुनती है उसको और वो कंफर्म करें तो डेथ एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। अब फिर मैंने बताया था आपको कि मैजिस्ट्रेट हमारे यहाँ दो तरह के हैं प्रैक्टिकल फील्ड में, मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 का और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अभी जो सेक्शन 30 वाला है, इट कैन ही मे ट्राई एनी ऑफेंस, बट वो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ ना हो तो, ठीक है। सिर्फ डेथ जो है, ये वाले ऑफेंसेस जैसे कि मर्डर हो गया, 302 हो गया, या स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस कुछ है, या जो हाईजैकिंग है, वो तीन सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट नहीं सुन सकता। इसके अलावा तमाम ऑफेंसेस जो कि नॉट पनिशेबल विद डेथ हो, मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 कैन ट्राई देम। मैंने बोला ट्राई, ये नहीं कह रही कि वो सजा दे सकता है इनमें, सजा देने की लिमिट है उसकी, वो है 7 years, ठीक है। 7 years इज द लिमिट, जिस हद तक की सजा, चाहे इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होती हो जिस जो ऑफेंस वो ट्राई कर रहा है, लेकिन वो सजा देने की उसकी लिमिट क्या है, दैट इज 7 years। सिमिलरली मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो हमारे पास है उनकी लिमिट है 3 साल। अब सवाल आपके जहन में डेफिनेटली आना चाहिए कि क्या अब अगर एक सेंटेंस होनी चाहिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, तो क्या करेगा, वो तो सिर्फ 7 साल की पनिशमेंट दे सकता है। तो उसका जवाब बहुत सिंपल है, ही शेल कंक्लूड द ट्रायल, he shall record his observations कि according to this evidence I think this person is guilty of flana offense and I feel that he should be convicted for 10 years, let's suppose, but my powers are curtailed, so the case would be referred to the sessions judge for its entrustment to some additional sessions judge or to himself, ठीक है। सेशन जज यानी कि या फिर एएसजे इस केस को सुन के फिर केस को सुनेगा नहीं, ही विल जस्ट पास अ सेंटेंस, ठीक हो गया। सिमिलरली मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, अगर उसको लगता है कि उसने कोई ऑफेंस ट्राई किया एंड द सजा शुड बी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 years इम्प्रिजनमेंट की, तो वो भी इस तरीके से ही जो है रेफर कर देगा सेशंस कोर्ट को
और सेशंस कोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 को रेफर कर देगी कि जनाब इसमें जो सजा अगर बनती है इस लिमिट के अंदर अंदर तो आप सजा सुना दीजिए। ओके। अब सेंटेंसिंग प्रिंसिपल में एक और बड़ी मजेदार बात है कि एक जनरल प्रिंसिपल है। लेट्स सपोज एक बंदे को ट्राई किया गया फॉर सेक्शन 302, फॉर सेक्शन कोई हर्ट का लगा लेते हैं 337 F1 या F2, ठीक है, 2-3 ऑफेंसेस के लिए ट्राई किया गया एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन में। उसको 302 के लिए सजा होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कह लें 10 साल, और उसको हर्ट पे सजा होगी 3 साल। तो जनरल रूल इज के सजा 10 साल के बाद 3 साल चलेगी, यानी कि कंसेक्टिवली, अनलेस हम उसको डिक्लेयर करें कि वो कॉन्करेंट चलेगी। सो दैट्स व्हाई, दैट इज द रीजन कि मोस्टली जजेस ये बात लिखते हैं कि पनिशमेंट सेंटेंसेस टू रन कंकरेंटली, यानी कि 10 साल और 3 साल, वो जो 3 साल वाली सजा है वो 10 में ही कवर हो जाएगी, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो हम साथ क्लब कर सकते हैं दैट वुड बी 14 इयर्स, इससे बियॉन्ड पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। अच्छा जी, अब वाइल प्रिपेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन मुझे नहीं समझ आई थी कि आप लोगों के माइंड में क्या इश्यूज होंगे, तो कुछ इश्यूज जो मुझे लगा कि हमारे प्रेसिडेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनको देखते हुए मैंने कुछ 4-5 चीजें लिखी हैं कि हमारे लॉ में 1898 का लॉ बना है चूंकि, तो बहुत सारी चीजें मिसिंग है और बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि ना मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और थर्ड क्लास और असिस्टेंट सेशन जजेस जो कि सीधे से प्रैक्टिकल लाइफ में है ही नहीं अभी तक, वो हमारी जो लिटरेचर है वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी प्रैक्टिस में नहीं आए होते कि अच्छा इस पे क्या करना है, ठीक है। और जिस तरीके से हमारे पास 498 का कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 498 फॉर प्री अरेस्ट बेल, मैंने आपको बताया कि वो हम लोगों ने इस तरीके से बताया था फर्स्ट लेक्चर में आई गेस, कि हमने डिराइव किया हुआ है कि एट एनी स्टेज या किसी भी और केस में कवर करके हम उसको प्री अरेस्ट दे देते हैं। तो अमेंडमेंट इन लॉ हमारी बिल्कुल समझे कि ऑब्सोलीट है, बिल्कुल हमारी रिजिड है और हम करते नहीं है, चेक करना चाहते नहीं, या अपनी मर्जी और अपनी पसंद की अमेंडमेंट्स और पसंद के लॉ स्पेशल बना लेते हैं। तो और इसके अलावा जो सबसे मेन बात है जो मुझे लगता है कि इशू आता है, हमारे जो आईओज हैं वो चूंकि इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इनकी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट करनी चाहिए, इनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन में बड़ा क्लियर होता है कि उससे सवाल पूछा जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि अच्छा आप मतलब ये दुरुस्त है ना कि आपने इस बात पे इन्वेस्टिगेशन नहीं की, वो कहते हैं हाँ जी मैंने इस बात पे इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आपने मुलजिम का सीडीआर नहीं निकलवाया, उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं की, हाँ जी मैंने नहीं की। तो भाई क्यों नहीं की, इट वॉज योर ड्यूटी। और जब रिकॉर्ड पर आ जाए तो व्हाई आर जजेस आर रिलक्टेंट टू recommend some disciplinary action against such IOs। आप उनके जो है डीआईजी उनको लिखे कि आपके अंडर जो ये जो थाने में काम हो रहा है ये इतना डिफेक्टिव है जिसकी वजह से तमाम ट्रायल्स और तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो खराब हो रही हैं और डिफेक्टिव है। तो अगर ये लिखा जाए 2-3 को सजा भी शायद हो जाए, तो मे बी हमारी फ्यूचर के जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो काफी शफाफ हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक और बड़ा मेजर मसला आता है कि हमारे जो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं ना, जैसे डीएनए रिपोर्ट या कुछ फिंगरप्रिंट्स, ये बहुत अंदर की और बहुत प्रेसिडेंट वाली बात है कि एक्यूज को जब अरेस्ट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद अगर हम कोई सैंपल फोरेंसिक कराने के लिए भेजते हैं लैब में, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स हो गए, तो इट इज वेरी इजी कि एक्यूज तो आपके पास है, आप उसके फिंगरप्रिंट्स किसी भी फायर आर्म के ऊपर प्लेस करके भेज सकते हो। अगर आपने रिकवरी पहले कर ली थी मौका वारदात से, प्लेस ऑफ अकरेंस से, और एक्यूज को आपने बाद में अरेस्ट किया, तो वाई यहाँ पर प्रैक्टिकल में बेसिकली डिलेज होते हैं। ये लोग जो भी इन्होंने प्लांट करनी होती है ना बेसिकली रिकवरीज, वो चीजें निकाल निकाल के वो रख लेते हैं, और जब एक्यूज पकड़ते हैं उसकी जो है फिंगरप्रिंट उनके ऊपर करा के तो फिर आगे से फर्दर जो है वो लैब में भेज देते हैं। सो ये लेकुनाज है। और फिर उसके बाद जो रिकवर्ड चीजें होती हैं उनकी एविडेंशियली वैल्यू कोई नहीं रह जाती। अब हो सकता है कि वो सही भी हो, लेकिन चूंकि उन्होंने अरेस्ट ऑफ एक्यूज के बाद भेजा, तो उसकी जो एविडेंशियली वैल्यू बिल्कुल खाक में मिल गई। So these are some of the issues identified by me in line of case law। मैं आपसे शेयर भी कर दूंगी इंशाल्लाह ताला, ताकि आप लोगों को मजीद समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर टुडे। क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं, और इसमें एक चीज मैं पहले बता दूं कि मुझसे उस दिन लास्ट डे पे एक बच्ची ने सवाल किया था अबाउट दिस। बेटा आप हो आज? जी मैम। क्या नाम था आपका? महिमा। माहिमा, यस बेटी। इसका आंसर आपका ये था कि
आपने शायद पूछा था कि सारा सीन क्या है। 337 में टेंडर ऑफ पार्डन हो रहा है और आर्टिकल 16 में उसकी कन्विक्शन जो है इलीगल नहीं होगी अगर हम उसकी अनकोरॉबोरेशन मतलब कोरॉबोरेशन के अलावा भी उसको सजा दे दें, और हमने प्रिज्यूम भी करना है कि ही इज अनवर्दी। तो इसका सिंपल गेम बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि टेंडर ऑफ पार्डन इज एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक अप्रूवर है, एक गवाह है जो कि को एक्यूज था, उसको हमें लगता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा पार्डन का टेंडर करें इसके कैरेक्टर को देख के या किसी सेंसिटिव मैटर में, तो ही में टेल अस द ट्रूथ। लेकिन ये इतना कोई वो सेंसिटिव है ना मैटर, अगर वो टेंडर पर कुछ झूठ बोलता है ना इस पे और ये चीज सामने आ जाए तो फिर उसका दोबारा से बड़ा बुरा हाल होता है। उसका पूरा ट्रायल होता है इस बात के ऊपर कि उसने कंडीशन अपनी जो है उसने ट्रू डिस्क्लोजर क्यों नहीं किया या क्या किया कि नहीं किया। ठीक है, तो दिस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। लेकिन आर्टिकल 16 में उन्होंने कहा था कि अगर किसी ऐसे केस में कोई ऐसी एविडेंस आ जाए कम्प्लिस की इतनी कोई ट्रस्टवर्दी कि कोरॉबोरेशन की जरूरत भी ना रहे, ठीक है, जैसे कि साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू हमें कोरॉबोरेशन मिल गई या ऑटोमेटिकली मिल गई, वी डिडंट गो फॉर रिक्वायरिंग फॉर दी कोरॉबोरेशन, तो इसमें अगर आपने उसकी कन्विक्शन पास की तो इट्स नॉट इलीगल ओनली बिकॉज इट वाज बेस्ड अपॉन टेस्टिमनी ऑफ अकम्प्लिस। लेकिन हाँ, कोर्ट के पास ये एक प्रिजम्पशन है कि वो चाहे तो प्रिज्यूम कर सकती है। अब ये जो मेयर है ना, कोर्ट में प्रिज्यूम, इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिबटल। अब अगर जो इसमें डिफेंस है वो अगर ये प्रूव कर दे कि जिस अकम्प्लिस की बात को आप मानने का दिल चाह रहा है आपका, ही इज नॉट वर्दी ऑफ क्रेडिट, ठीक है, तो ये कोर्ट की प्रिजम्पशन गलत साबित हो सकती है। सो दिस इन तीनों चीजों को आपको मिला के पढ़ना है ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। ये मेरा सवाल का जवाब पेंडिंग था तो मैंने कहा मैं दे दूं। अब मुझे बताएं कुछ और चीज। मैम मैंने एक्चुअली में मुझे ये सेक्शन 337 आप दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। टेंडर ऑफ पार्डन का यहाँ से क्या मतलब है? क्या अब हम उस अक्यूज को हम मतलब कोई पनिशमेंट नहीं देते, बिल्कुल ही उसको छोड़ देते हैं और बाकियों को पनिशमेंट देते हैं? जी तो ये बिल्कुल तो ऐसा ही है। ज्यादती नहीं होगी नहीं बाकियों नहीं, के ये साथ जाती फिर? नहीं है उस ये ना एक बहुत एक हैवी उसके ऊपर ओनस आ जाता है बेसिकली। जब आप उसे कहते हो ना कि आप अगर हमें ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑफेंस कर दो, कमीशन ऑफ ऑफेंस कर दो, देन वी शैल ग्रांट यू पार्डन। वो कंडीशनल भी हो सकती है, वो अनकंडीशनल भी हो सकती है, कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। लेकिन अगर कहीं पर प्रोसिक्यूशन को ये लग पड़े ना कि ये झूठ बोल रहा है या मुकम्मल बात नहीं बता रहा, तो फिर उसका इसी बात पे ट्रायल शुरू हो जाता है कि इसने अपनी कंडीशंस की ब्रीच की है। लेकिन मैम अगर वो उस क्राइम के अंदर वो खुद भी मुलविस था, उसने वो काम हाँ किया, बेटे, वो उसने मुलविस गलत है जब किया। भी तो वो प्रूवर है ना, जब भी तो वो को एक्यूज्ड है, जब भी तो ही इज सपोज टू बी नोइंग। अच्छा, ये ना रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, ये बहुत ही कम केसेस में होता है। आप इसको आपको इसके केस लॉज भी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे शेयर करूंगी, आप वो पढ़िएगा और आपको इसका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा इंशाल्लाह। ठीक है। ओके मैम। हाँ, अब मुझे आज के सवालों पे बता दीजिए कोई चीज। Yes, ma'am. I think Alicia has a question. Alicia, you may ask. बस मैम मेरा क्वेश्चन है कि अगर एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, उसको पुलिस उसकी सर्च में थी और फाइनली अगर उसको पुलिस रीच आउट कर लेती है और उसको अरेस्ट कर लेती है इन अ सिनेरियो, और हाँ मैम यदि उसको वो स्पेसिफिकली उसको तो उसको लेके जाना चाहिए था अरेस्ट करके, लेकिन अगर वो उसको जो है वो कुछ फायर्स कर देती है या कुछ सोर्सेज से अगर हम सपोज कर लें कि पता चलता है कि इसको किसी ने इसकी मुखबरी करके इसको अरेस्ट करवाया, ऑब्वियसली अरेस्ट तो उसने होना ही था, लेकिन हाँ ये अगर पता चले कि सोर्स ये कह रहा है कि पुलिस को किसी ने पे किया है रिश्वत दे के उसको जो है फायर करने के लिए, अरेस्ट तो करना था लेकिन फायर करने के लिए तो नहीं बोला था ना, तो किसी ने अगर जो है उसको पुलिस को पे करके उसको फायर करवाए हों उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, तो मैम इस केस में पुलिस का तो काम सिर्फ अरेस्ट करना था ना, ना कि जजमेंट पास करना या उसको शूट करके जख्मी करना। तो इसके बारे में मैम कोई पुलिस के खिलाफ जो है वो अवेलेबल है हमारे पास रेमेडी जिसमें पुलिस को इस चीज में जो है वो क्लेम किया जा सके कि आपने किस बिहाफ पे उसको जो है वो शूट किया, जबकि आपने तो उसको अरेस्ट करना था। अच्छा, ये पुलिस ऑर्डर है 2002 का और पुलिस रूल्स है 1934 के। ये दोनों आप लोगों ने ना टाइम निकाल के जब भी कभी फ्री स्क्रॉलिंग कर रहे हो ना बैठे रील्स को, तो वो काम छोड़ के ना आपने वो पढ़ने हैं। उस पे ये तमाम चीजें लिखी हुई है कि पुलिस अगर अपने इख्तियारात से ज्यादा काम करती है, कुछ ज्यादा एफिशिएंसी दिखाती है, तो उसके खिलाफ क्या क्या रेमेडीज हैं।
तो वो बड़ी क्लियर कट हर चीज के ऊपर रेमेडी अवेलेबल है, पुलिस ऑर्डर 2002। बहुत ध्यान से और बहुत जरूर पढ़ना है आपने, मेरी एडवाइस है आप सबको। श्योर मैम, थैंक यू। हाँ, इस पे सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। बट व्हेनेवर पुलिस कमिट्स एनी एक्सेस ऑफ यूज ऑफ एक्सेसिव अथॉरिटी, तो फिर या फिर करप्ट उनकी एक्साइज हो अथॉरिटी की, तो फिर आपके पास रेमेडीज वहां अवेलेबल है कि आपने उसके ऑफेंस क्या बनेगा, उसको ऑफेंस को प्रोसीड कैसे करना है। अगर और किसी का भी सवाल है तो काइंडली जरा जल्दी पूछ लें। Okay, so I don't think so we have any further questions. So moving on, I would like to please conclude this session. You're always welcome, beta. मैं apart from the session भी, I'm always there for guiding my young sisters and brothers. I'm always there for you people. Once again, आप सबका शुक्रिया, आप लोगों ने मौका दिया, and wish you very, very, very best of luck for your future endeavors. Thank you, Aksa, for thanking Man and all the participants. बाकी मैं यही कहूँगी सारे participants को to stay connected with PLSA. Inshallah, we will introduce more course. And thank you so much, ma'am, for joining us. So I'm just officially going to end the meeting. So Allah Hafiz to everyone. What is it?